देश को मालूम पड़ा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर, मैंने खुद ने सुना कि ये आपने जो है मनरेगा शुरू किया है, इसको मैं बंद नहीं करूंगा, इसको मैं कांग्रेस के स्मारक के रूप में रखूंगा। आप कल्पना कीजिए, वही प्राइम मिनिस्टर को बार बार बढ़ाना पड़ रहा है प्रोविजन उसके लिए, स्थिति बनी है। तो कई बातें ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती अच्छे लोगों को, जो उनको भी नहीं आई थी, प्रधानमंत्री जी को भी नहीं आई थी। फिर अभी वो मणिपुर में बोल गए। आप बताइए मुझे, पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, 77 दिन हो गए, 77 डेज हो गए, उसके अंदर आपने ये सब नहीं बोला। 50 साल का मेरा अनुभव राजनीति का, अगर एक राज्य में आग लग रही हो, पूरे राज्य के अंदर आग मामूली नहीं हो, आग धधकती आग हो, उसके अंदर आपने जिस रूप में अपने को पेश किया, सुप्रीम कोर्ट के इंडिकेशन मिलते ही मेरे ख्याल सेकंडों के अंदर बात खत्म कर दी मैंने, सेकंडों के अंदर। और मुझे अफसोस है कि कहाँ मणिपुर जल रहा है, कितने लोग मारे गए हैं, 150 लोग मारे गए, 200 मारे गए, 500 मारे, किसी को नहीं मालूम है, कोई हजारों की बात कर रहा है। वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप तो एक रेप घटना की बात कर रहे हो, ऐसी 100 से अधिक घटनाएं हो चुकी है मेरे राज्य के अंदर, और पता नहीं अब आगे 1000 तो उन्होंने बताई, अब तो फिगर आ रहे हैं 3-4 हजार FIR लॉन्च हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने बिहेव किया और जिस प्रकार उन्होंने दुख प्रकट किया और कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर, और मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूंगा कि आप वहां पर ध्यान रखें। बताइए आप, ये प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट करी है। कहाँ तो मणिपुर है जहां पर क्या नहीं हो रहा है, वहां क्या नहीं हो रहा है, और वो कहते हैं 140 करोड़ जनता को संचार होना पड़ रहा है। 140 करोड़ जनता को संचार नहीं होना पड़ रहा है, वो तो दुखी है आपके सरकार के कारनामों से, आपकी विफलताओं से, आपकी लापरवाही से। एक बार गृह मंत्री जाके आ गए और तीसरी कर ली, जलते रहे, मरते गए, झोपड़े जल रही है, सब कुछ जल रहा है वहां पर। और जो रेप और जो घटना जो आप देख रहे हो, क्या क्या नहीं हो रहा है, उनके बारे में आपने खाली चंद सेकंडों में अपनी बात खत्म कर दी, फॉर्मेलिटी करके। वो खुद नहीं जाते, मान लो PM मीटिंग बुलाते, बराबर रेगुलर पता करते क्या हो रहा है, प्रोग्रेस क्या है, कंट्रोल कैसे होगा। आप कर्नाटक घूम रहे हो, राजस्थान घूम रहे हो, छत्तीसगढ़ घूम रहे हो चुनाव के अंदर। ऐसा मैंने पहली बार अनुभव किया कि प्रधानमंत्री लेवल का एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है। हमारे तरह की गर्व की बात होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, दुनिया के मुल्कों में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। वो आदमी, मणिपुर हमारा राज्य है, ये नहीं बोलना चाहिए, उनकी सरकार है, उनकी सरकार है। अगर वह कांग्रेस सरकार होती तो आप कल्पना कीजिए वो क्या क्या बोलते। तो कहने का मतलब कि ये बातें भी देश में हो रही है, जो बहुत दुखद है। मैं जो आज आपके सामने पेश हुआ हूँ, आपको मैं तकलीफ दी है मैंने, वो मैंने विशेष जो कल एक्ट पास हुआ है, वो हमारे लिए इतिहास बन गया। नरेगा की बात मैंने छेड़ी है कि नरेगा, राइट टू नरेगा दिया है देश को, 4 कानून बना के, विशेष सोनिया गांधी ने और मनमोहन सिंह जी ने। आजादी के बाद में पहली बार किसी सरकार ने अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी है। उसका लाभ क्या मिल रहा है आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो। पूरे देश के अंदर बच्चों को 8वीं तक की शिक्षा फ्री प्राइवेट स्कूलों के अंदर। आपको मालूम होगा, खुशी होगी, राजस्थान सरकार ने 8वीं से 12वीं कर दी। राजस्थान के पहले गवर्नमेंट देश के अंदर जिसने 12वीं तक भी हमने कर दी। फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू है, राजस्थान लागू हमने 2 रुपए की बजाय 1 रुपए किलो गेहूं कर दिया था उस वक्त में भी। हम तो वो फॉलो कर रहे हैं जो कि वहां पर फैसले हुए थे। पर कहने का मतलब ये है कि समय आ गया है कि आप विश्व गुरु बनने की बातें कर रहे हो, पहले घर को संभाल लो। जो हमारे देशवासी हैं, भुखमरी के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं,
उनका क्या कर रहे हो? उनके जीने का अधिकार उनको भी है। ये हमने पास जो कानून कल पास किया उसकी भावना भी आप समझ लो वही है कि कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। संविधान की जो भावना, राज्य की नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे हैं, उसमें कहते हैं समान न्याय और निःशुल्क विधिक तत्व नंबर 1, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार और कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। ये आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर महान नेताओं ने डिस्कशन किए, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आया, आज समय आ गया कि हम मांग क्यों करें बार बार। आप लोग गवाह इस बात के, मैं कई बार कह चुका हूं कि मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, रिक्वेस्ट करी है कि 4 कानून बनाए मनमोहन सिंह जी, 5 आप बनाइए। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, उसमें सब बात आ जाएगी, सब बातें आ जाएगी, पेंशन भी आ जाएगा, गारंटी मिले लोगों को। वो वक्त आ गया कि आप सोशल सिक्योरिटी का नाम दीजिए, उस अम्ब्रेला के अंदर तमाम बातें आएगी, उससे हर परिवार देश का। अब कई बार कई गलतियां होती, छूट जाते हैं, कहीं आते हैं कहीं नहीं आते, कि जब मालूम नहीं पड़ती है। कानून बन जाएगा तो इस देश का हर परिवार को सुरक्षा मिलेगी, जिस प्रकार दुनिया के मुल्कों में मिलती है। विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री इतने मुल्कों में जाते हैं तो मुझसे ज्यादा 1000 गुना ज्ञान ज्यादा उनका है, उसका उनको उपयोग करना चाहिए। अपने अनुभवों का, ज्ञान का उपयोग करें वो। और जो दुनिया के मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी लागू, चाहे जर्मनी है, चाहे वो इंग्लैंड है, अमेरिका है, जो भी है, यूरोपियन कंट्रीज है, उनका अध्ययन करवा ले। उसके बाद में इस देश के लिए जब 140 करोड़ की बार बार वो बात करते हैं, 140 के आंकड़े उनको पक्के याद हो गए हैं, तो क्यों नहीं वो जो है उसी ढंग का जो हम संभव हो सकता है वो यहाँ एक्ट लागू करे, सोशल सिक्योरिटी। मेन बात ये है। और वही भावना जितनी हम कर सकते हैं, जितनी हमारे स्थिति है राज्यों की, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले मैंने इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना चालू करी, देश में 1-2 राज्यों में मुश्किल जो होगी, उनका अनुभव हमने लिया। आज हम जो एक्ट लाए हैं महात्मा गांधी के नाम से, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट, उसके अंतर्गत जो आज 100 दिन का रोजगार तो नरेगा में है, 25 दिन की गारंटी हमने दी है, नंबर 1। नंबर 2, शहरी रोजगार योजना बनाई हमने इंदिरा गांधी के नाम से, उनमें 25 दिन का 125 दिन पूरा हम दे रहे हैं उसके लिए, तो शहरों के लिए तो। और पेंशन मैंने 1000 रुपये कर दिया अभी मिनिमम, और 15% बढ़ेगा, प्रति वर्ष बढ़ेगा, वो प्रोविजन भी कर दिया। जैसे कोई सरकारी नौकरी में रिटायर होता आदमी तो उसको बढ़ोतरी होती है, हमने व्यवस्था कर दी है। ये हमने एक स्टेप उठाया है, उस दिशा में आने वाले वक्त में हम आगे बढ़ सकते हैं। जो मैं बार बार करता हूँ, सोशल सिक्योरिटी बात करता हूँ, हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। हमारे घर सरकार आएगी तो हम चाहेंगे इस थीम को हम आगे बढ़ाएं, और भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे लगातार। हम चाहेंगे कि राहुल गांधी ने जो कहा था न्याय योजना 6000 रुपये वाली, वो योजना ही क्रांतिकारी थी। मैनिफेस्टो में सरकार हमारी नहीं बनी, अलग बात है, परंतु हम चाहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी को लेकर के लगातार हम लोग इस बात को उठाएं, जिससे कि बता सकें कि देशवासियों को और प्रदेशवासियों को इसकी जरूरत है। आज जो जिस प्रकार से पेंशन हम दे रहे हैं, आपको शायद दुख होगा इस बात को या जानकारी होगी कई लोगों को, भारत सरकार 200 रुपये देती है पेंशन। आप बताइए, सिर्फ 200 रुपये। 20 साल से मैं देख रहा हूँ, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था तब 200 रुपये थे, आज 200 रुपये हैं, और 300 रुपये कुछ लोगों को, 80 साल के ज़्यादा लोगों को। आप बताइए, ये सोशल सिक्योरिटी है? तो मैं चाहूँगा वक्त आ गया है, जो कानून हमने बनाया है सोच समझ के बनाया। और आपको शायद याद होगा, आप मेरे कई लोग बैठे होंगे हाउस के अंदर, एक मैंने वहाँ कोट किया था बराक ओबामा को, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। मिस्टर बराक ओबामा ने 14 अगस्त 2010 को कहा था कि 75 वर्ष पूर्व 14 अगस्त 1935 को
वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में, प्लीज आप जरा ध्यान से सुनिएगा, अब तो खैर 90 साल हो गए होंगे इस बात को, मिस्टर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो वहां के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 90 साल पहले कल्पना करी, जो मैं आपको कह रहा हूं आज, कि वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में भी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने सामाजिक सुरक्षा को, जो सोशल सिक्योरिटी बात मैं कर रहा हूं, कानून का रूप देते हुए अमेरिका के मध्यम वर्ग के लिए आधारशिला रखी थी, जिससे यह सुनिश्चित हो सका कि वृद्धजन उम्र भर कठिन परिश्रम करने के बाद सत्सम्मान सेवानिवृत्त हो सके। इस आश्वासन को निभाना हमारी जिम्मेदारी है, जिससे हमारे बुजुर्ग, दिव्यांग और समस्त देशवासियों को सर्वदा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। ये अगर 80-90 साल पहले अमेरिका के मुल्क में बात हुई है, वैसे लंबा कोट इनका है, उसमें उन्होंने ये भी कहा था, अभी मैं लिख के नहीं लाया हूँ, ये कहा था हम इन शक्तियों को, जो जैसे मैं एनपीएस की बात करता हूँ ओपीएस के मुकाबले, उसने उस वक्त कहा है, इन शक्तियों को हम बाजार के डिपेंड नहीं करवा सकते हैं। वही बात जो आज मैं कहता हूँ शेयर मार्केट और आप म्यूचुअल फंड पे आधारित करो एनपीएस को, उस वक्त उसने कहा था कि हम इनको, सरकार को जो है ऐसा फंड नहीं बना सकते कि आप डिपेंड उनके ऊपर हो जाओ मार्केट पर। इस सरकार के दायित्व हम कैसे इनकी सोशल सिक्योरिटी करें। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कोविड के बाद में जो स्थिति बनी है और विशेष बन गई है, कोविड के बाद में जो है स्पीड बनी है, वो स्पीड जो है लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छे अच्छे पत्रकारों मित्रों का उस दौरान के अंदर एक दूसरे पत्रकार की बात क्यों करूं, आप लोग तो भुगतभोगी हो, आपके मालिकों ने तो जो आपके हाथ बिताई है कोई बिता नहीं सकता। मैं मालिकों की बात करता हूं तो मालिक सोचते हूँ कि हमारे खिलाफ बोल रहा है, खिलाफ नहीं बोल रहा हूं मैं। कई मालिकों ने ध्यान नहीं रखा, कई मालिकों ने 70,000 की 50,000 कर दिया, 50 का 30 कर दिया। कोविड खत्म हो गया है, विज्ञापन की भरमार है रोज अखबार के अंदर, इतने विज्ञापन आते हैं कि सरकार का विज्ञापन के लिए जगह नहीं मिलती उनको, तब भी वो 30 का 50 करने तैयार नहीं है। वो तो अलग मिसमैटर है आपका। पर ये दुख है इस बात का कि वो सोचे कुछ भी। मैं ये मानता हूं कोविड के बाद में स्थिति इतनी नाजुक हुई परिवारों की, स्वाभिमान के लोग हैं, बोलते नहीं है, मन में सोचते हैं यार क्या हो रहा है। बहुत हालत खराब होगी लोगों की, कई लोगों के घरों में लोग मर गए बेचारे। हमने उन सबको नौकरी देने का तय किया है राजस्थान में। एकमात्र राजस्थान राज्य होगा मेरे ख्याल है जिसने नौकरी प्रति परिवार, जहाँ पर बच्चे ऑर्फन हो गए हैं, नौकरी हम दे रहे हैं उन लोगों को। इस प्रकार से जो हमने फैसले किए हैं उसी ढंग से मैं चाहूँगा, ये आज एक गारंटी कानून बनाया तो उसकी कड़ी के अंदर मैं यही बातें कह रहा हूँ कि हमने जो फैसले किए 10 महंगे शिविर लगाया हमने, ये तमाम एक सोशल सिक्योरिटी है। रेवड़ी कहने वाले खुद रेवड़ी बांट रहे हैं, मध्य प्रदेश में बांट रहे हैं, यूपी में बांट रहे हैं, उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो स्थिति बनी है देश के अंदर, मैं फिर कहना चाहूँगा आपको कि एंटाइटलमेंट बेस्ड जो है सोशल सिक्योरिटी मैंने बात की थी, उसी ढंग से हम आगे बढ़ना चाहते हैं और इसका बहुत बड़ा वेलकम हो रहा है लोगों के अंदर। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर जो भावना संविधान की प्रियम्बल में भी है, सबको समानता का अधिकार भी है, उसके अंतर्गत हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार हमारी योजनाओं का वेलकम हुआ अभी, वो आप सबकी जानकारी के अंदर है। राजस्थान वो राज्य देश के अंदर है जिसने सबसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया था एक्ट। आप लोगों को याद होगा कई लोगों को, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो बना है भारत सरकार का, उसकी शुरुआत राजस्थान से हुई है। नंबर 1 राइट टू हेल्थ बना है, एक्ट बना है देश में, नंबर 1 मात्र राजस्थान राज्य है। राइट टू हेल्थ कोई क्रांतिकारी काम है, जिनके घरों में 5 लाख 10 लाख 15 लाख खर्च हो रहे हैं और उनका फ्री इलाज हो रहा है, वो जानते हैं कि इसका क्या फायदा मिल रहा है। तो आप सोच सकते हो दूसरा कानून भी हमने बनाया है यहाँ पर। और तीसरा ये कानून जो बन रहा है मिनिमम इनकम गारंटी का, ये भी राजस्थान ने पहल करी है। तो राजस्थान एक प्रकार से प्रोग्रेसिव स्टेट है, क्योंकि 5 साल
हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, हमारी आर्थिक स्थिति हमने मजबूत करी है। कुछ आप सोच लीजिए कि अगर आर्थिक स्थिति मजबूत हमारी हुई है और उसको लेके हम आगे बढ़े हैं, उसका उसका देख लीजिए कि हमारी वित्तीय स्थिति की बात बताना चाहता हूं मैं आपको। रेवेन्यू हमारा बढ़ा 17% बढ़ा, 17% बढ़ा रेवेन्यू, और 5 बजट मैंने पेश किए, एक भी टैक्स नहीं लगाया। बीजेपी गवर्नमेंट के वक्त में फिजिकल डेफिसिट जो था, राजकोषीय घाटा, वो 9.25% था, अब वो 3.5% पे आ गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। केंद्र सरकार द्वारा भी जीएसडीपी जो है वो 4.35% के कर्ज लेने की सीमा रखी है। कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से हमने मैनेजमेंट किया, वित्तीय प्रबंधन किया है, और कई बार बात उठती है कर्जे की बात उठती है, कर्जा बढ़ गया है। कर्जा हर सरकार में बढ़ता है, भारत सरकार में बढ़ता है। भारत सरकार का कर्जा आप देखिए, जब यूपीए गवर्नमेंट की बजाय एनडीए गवर्नमेंट बनी थी तो 55 लाख करोड़ था, अब बढ़ के हो गया वो 1,60,00,000 हो गया। 55 लाख का 1,60,00,000 करोड़ कर्जा भारत सरकार पे हो गया। पर कर्जा लेने का पूरा कंट्रोल भारत सरकार पर है। कर्जा वही मिलता है राज्यों को, उतना ही मिलता है जितना उनकी कैपेसिटी होती है। हमारी कैपेसिटी जितनी है उतना वो अलाउ करते हैं। उनके बगैर मर्जी के हम 1 लाख का कर्जा नहीं ले सकते हैं। इसलिए तमाम फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू सरप्लस सब देख करके कर्जे मिलते हैं और उसमें हम परफेक्ट हैं। राजस्थान के ही पैमाने पे तो नंबर 1 राज्य हैं, पर मैं ये बातें मैं कभी और आपसे करूंगा। पर क्योंकि स्थिति ऐसी बन गई है, इतने घबरा गए हैं कि हमने जो परफॉर्मेंस की है उसके माध्यम से हम लोग पैरामीटर से ऊपर आ गए। अब ये बीजेपी वालों के पास कहने को कुछ है नहीं, तो जो रटी रटी बातें हैं इनकी है। हर राज्य में विपक्ष बोलता है, हर राज्य में विपक्ष बोलता है करप्शन बहुत बढ़ गया है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। रटे रटे बातें बोलने का एक प्रकार से उन्होंने, आप कहना चाहिए, धावा बोला है राजस्थान सरकार पर, क्योंकि कहने कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री पर कहने कुछ नहीं है। यहाँ के नेताओं को जवाब देना पड़ता अमित शाह को और प्रधानमंत्री जी को, तुमने इश्यू क्या बनाया है? इश्यू जब नहीं बने कोई भी, तो वही बातें जो रेडी रटाई बातें हैं विपक्ष की, वो बातें बार बार बोल रहे हैं। उसका असर जो है जनता में कोई नहीं पड़ रहा है। ये कितने झूठ बोल लो भाई, आंकड़े एनसीआरबी के बताते हैं, वो झूठ बताते हैं। एनसीआरबी आंकड़े हमारे पास में है, हम बता सकते हैं उनको, किसी को भी, कि एनसीआरबी आंकड़े बताएंगे कि किस राज्य में क्या स्थिति है। वो गुना फिरा के बात कर रहे हैं, पर ओवरऑल जो है राजस्थान में स्थिति अच्छी है। हमने नवाचार किया, जो पुलिस के अंदर कंपल्सरी एफआईआर करी, उसका इम्पैक्ट पूरे देश के अंदर है। मैं पूछना चाहूंगा मोदी जी से और इनके नेताओं से कि भाई आप ये बता दीजिए, अगर हमारा प्रयोग अच्छा है, एफआईआर का अगर कोई थाने में जाए, थानेदार उसको भगा दे, कांस्टेबल भगा दे, अच्छे से लोग नहीं जाते थाने के अंदर, बेइज्जती कौन करवाएगा जाकर के वहां, ये स्थिति होती है। और यहाँ पे जो है हम लोगों ने कहा कंपल्सरी होगी, चाहे संख्या बढ़ रहा उसकी, संख्या बढ़ी है तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं हमारे खिलाफ में। हमने कहा एसपी ऑफिस में एफआईआर हो गई, थाने में नहीं हुई तो एक्शन होगा, थानेदार के खिलाफ होगा, वो हो रहे हैं और नौबत नहीं आ रही अब तो ये जो नवाचार हमने किया उससे हमारी तफ्तीश की टाइम बहुत कम हो गई। मैंने पहले बताया आपको कि 7 दिन से मेरे ख्याल से 4 दिन हो गई होगी। जो कोर्ट से केस आदेश होके आते थे 173 के अंदर, बहुत कम हो गए। तो जो हमने नवाचार किया वो तो अलग है। और बदनाम करने के लिए, झूठे बदनाम करने के लिए इनके रोज मीडिया से बात करते हैं, रोज मीडिया से बात करते हैं, और उसी रूप में ही लोग
जनता गुमराह करने का अभियान चला रखा है रोज का। वो कौन सा इन्होंने नारा दिया है? नहीं सहेगा राजस्थान। अब इनको पूछो कि हमारे तो स्कीम में उनको तो वो वेलकम कर रहा है, आपको नहीं सहेगा, आपको नहीं सहने वाला है। तुमने इतना निकम्मापन दिखाया क्यों है आपने? 4.5 साल में आपको इश्यू नहीं बना पाया सरकार के खिलाफ में। जनता जवाब देगी इनको आने वाले चुनाव के अंदर। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को आ रहे हैं सीकर के अंदर, और किसानों को 20,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं किसान सम्मान निधि। मार्केटिंग की तो मैंने कह दिया आपको, मार्केटिंग में मोदी जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मार्केटिंग से चल रहा मामला उनका। अब बताओ 20,000 करोड़ के लिए सीकर में पूरे देश भर के जो है किसान, उनको जो है डीबीटी करेंगे वो सिर्फ 20,000 करोड़ पे। संख्या पता नहीं कितनी है किसानों की, हैं? 9 करोड़ लोगों को, 9 करोड़ लोगों को डीबीटी करेंगे वो। और आप देखो कृषि बिजली की हम सब्सिडी दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, खाली एक योजना की कृषकों को, वो 20,000 करोड़ की है। अब कल्पना कीजिए क्या मार्केटिंग कर रहे हैं वो। हम 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं 12-13 हजार करोड़ रुपए लगा करके। तो कहने का मतलब है कि जो मैं बार बार बोलता हूँ, इनकी कथनी में करने में अंतर है। हमारी जो योजनाएं हैं सरकार की और जो हमारे फैसले हैं, उससे घबरा करके इन लोगों ने ये तय किया किस प्रकार सरकार को बदनाम करें, उसी में लोग लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार का माहौल बना है राजस्थान के अंदर, उसे घबरा करके बौखला गए हैं, और इसीलिए इनके पास पूरी कैबिनेट है। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी आ गए हैं। प्रधानमंत्री 6ठी बार आ रहे हैं मेरे ख्याल से सीकर के अंदर, 5वीं 6ठी बार आ रहे हैं। और साथ में आपके अमित शाह जी, नड्डा साहब आते ही हैं तो भी शुरुआत के लिए। बाकी नेता लोग बोल ही रहे हैं, और राजस्थान के नेताओं की तो वही रटे रटे बातें होती है, झूठे आरोप लगाने में मास्टरी इन लोगों की। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारा जो बिल है, इसके अंदर आने वाले वक्त के अंदर पूरे प्रदेशवासियों की नया विश्वास पैदा होगा। चाहे हम शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कोई व्यक्ति हो जो काम मांगेगा, उसको 15 दिन में काम सरकार को देना पड़ेगा। अगर नहीं देगी, उसके लिए नियम बना रहे हम लोग। जैसे नरेगा के अंदर बने हुए नियम बने हैं, हम यहाँ नियम अपने बनाएंगे। नरेगा के अंदर है कि अगर आप काम मांगते हैं, नहीं देते हैं, काम सरकार नहीं दे पाती है, तो आपको 30% मिलता है 1 महीने तक घर बैठे हुए, और उसके बाद में काम नहीं मिलता तो आपको 50% मिलता है। ये कानून है भारत सरकार का। हम लोग उस पैटर्न पे कानून बनाएंगे, और कानून बनाएंगे नहीं, उस कानून का प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे कि लोगों को मालूम पड़े कि कानून ये भी है। अभी कई गरीब आदमी होता है, अनपढ़ आदमी है बेचारा, ये इसका फायदा उठा ही नहीं पा रहा हो। तो हम चाहते हैं कि ये कानून बनाया हमने, इसका एक्चुअल में लाभ मिले, उन गरीब तक मिले जिसके लिए कानून बना है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपको। ठीक है, धन्यवाद।